नमस्कार। पिछली क्लास में हमने राजस्थानी उपभाषा वर्ग की पश्चिमी राजस्थानी जिसे मारवाड़ी कहते हैं और पूर्वी राजस्थानी जिसे ढूंढाड़ी या जयपुरी कहते हैं, इन दोनों पर चर्चा की थी। आज हम उत्तरी और दक्षिणी राजस्थानी पर बात करने वाले हैं। तो उत्तरी राजस्थानी बोली जो है वो है मेवाती। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी या फिर उत्तर पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं। इसका नाम मेवाती क्यों पड़ा? तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो मेव या फिर मेव जाति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा और इस क्षेत्र की भाषा होने के कारण इसका नाम मेवाती बोली पड़ा है। क्षेत्र कौन कौन सा है मेवाती बोली का? तो मुख्य तौर पर ये अलवर, भरतपुर और गुड़गांव इन इलाकों में बोली जाती है। एक बार हम मैप में देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये रहा राजस्थान का मैप और यहाँ पे आप देखेंगे ये है भरतपुर, ये है अलवर। तो लगभग ये जो हिस्सा है इतना, ये हमारा मेवाती बोली का क्षेत्र हो जाएगा। इतना भी ना कहें तो ये धौलपुर करौली वाला ये जो क्षेत्र है इसको छोड़ दिया जाए, सिर्फ इतना हिस्सा हमारा मेवाती का होगा। कुछ हिस्सा इसका हरियाणा में भी हमें देखने को मिल जाता है। चलिए हम अपनी वापस से स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमने मेवाती बोली का क्षेत्र देख लिया। मेवाती पर ब्रज भाषा और हरियाणी का प्रभाव बहुत अधिक देखने में आता है। तो क्यों आएगा प्रभाव? क्योंकि इसके पड़ोस में जो बोलियां हैं, इधर देखेंगे आप, ये धौलपुर करौली वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ब्रज भाषा का क्षेत्र है और ऊपर हरियाणी का क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं का प्रभाव इन पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। अगला पॉइंट है, जो मेवाती बोली है वो एक ओकार बहुला बोली है और चरणदासी पंथ जो है उसके जन्मदाता चरणदास और उनकी दो जो शिष्याएं हैं दयाबाई और सहजोबाई, उनकी भाषाएं हमें मेवाती बोली में ही देखने को मिलती हैं। तो एक बार रिपीट करिए, मारवाड़ी जब हमने पढ़ा था तो वहां देखा था कि मीराबाई की रचनाएं हमें मारवाड़ी में देखने को मिलती हैं। जब हमने ढूंढाड़ी या जयपुरी को पढ़ा तो वहां पे हमने देखा कि दादू दयाल की रचनाएं हमें ढूंढाड़ी में देखने को मिलती हैं और मेवाती में हमें किसकी रचनाएं देखने को मिल रही हैं? चरणदासी पंथ से जुड़े हुए संत कवियों की, जिसमें चरणदास जी हैं और उनकी दो शिष्याएं दयाबाई और सहजोबाई हैं। अगला पॉइंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने मेवाती की एक बोली को अहिरवाटी नाम दिया है। ये आपको याद रखना है, ये हम कल देख भी चुके हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का विभाजन देखते समय। यहाँ पे एक कथन है, ये कथन है डॉक्टर हरदेव बहारी का। ये विकास भी दिखा रहा है मेवाती बोली का और मुझे थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगा ये कथन। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जयपुरी का घेरा इतना बढ़ रहा है कि मेवाती धीरे धीरे महत्वहीन होती जा रही है। थोड़ा सा संदर्भ समझने में भी ये कथन मदद कर सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि किसी परीक्षा में सीधा सीधा ये पूछ ही लिया जाए। तो ये हरदेव बहारी जी का कथन है। अगली बोली हमें देखनी है मालवी बोली और इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने मालवी को दक्षिण पूर्वी राजस्थानी कहा है। ठीक, इसका क्षेत्र क्या क्या है? तो इसका क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद। ये जो पूरा हिस्सा है ये एमपी में पड़ता है। कुछ कुछ जो मालवी बोली है उसका क्षेत्र हमें राजस्थान में भी देखने को मिलता है, पर मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र ज्यादा है। मध्य प्रदेश का अलग से मैप तो मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, इसमें ही हम देख लेते हैं। लगभग ये जो हिस्सा है जिसमें ये वाला क्षेत्र राजस्थान का और ये एमपी का, तो ये हमारा मालवी बोली का क्षेत्र है। अगला पॉइंट है, यह कर्ण मधुर और कोमल भाषा है। तो मालवी बोली कर्ण मधुर और कोमल है। अगला पॉइंट है, मालवा के राजपूतों में इसका एक विशेष रूप प्रचलित है जिसे रांगड़ी या रागड़ी कहते हैं और यह कुछ कर्कश है। तो मालवी एक कोमल भाषा है, कर्ण मधुर है। वहीं मालवी की एक उपबोली है जिसका नाम है रांगड़ी या रागड़ी, जो कि मालवा के राजपूतों में प्रचलित है। वह हमें कर्कश देखने को मिलती है। मालवी की अन्य उपबोलियां यहाँ पर दी गई हैं, सोड़वाटी, सोड़वाड़ी,
पाटवी, रतलामी आदि। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार मालवी दरअसल मध्य देश या अंतर्वेद की एक शाखा है। इस पर पड़ोसी मारवाड़ी का प्रभाव पड़ने से इसमें कुछ राजस्थानीपन आ गया है। इस कथन को हम थोड़ा सा मैप से समझ लेते हैं। ये हमारा कल वाला मैप है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पहले हम, या फिर रहने दीजिए। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये मालवी बोली का क्षेत्र है, और सुनीति कुमार चटर्जी क्या कह रहे हैं कि ये अंतर्वेदी की एक शाखा है। और अंतर्वेदी का क्षेत्र हमने कहाँ देखा था? ब्रज भाषा को हमने अंतर्वेदी माना था, और ये क्षेत्र था ब्रज भाषा का। तो सुनीति कुमार चटर्जी मान रहे हैं कि जो मालवी है वो अंतर्वेदी की ही एक शाखा है, और इसमें राजस्थानी के जो शब्द हैं वो मिल गए हैं, इसलिए इसमें राजस्थानीपन आ गया है। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, हो सकता है किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। तो मालवी दरअसल मध्य देश या फिर अंतर्वेद की एक शाखा है। तो ब्रज की एक शाखा इसको कह रहे हैं। इस पर पड़ोसी मारवाड़ी का प्रभाव पड़ने से इसमें कुछ राजस्थानीपन आ गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमें दी गई है बागड़ी बोली, जिसको मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी उपभाषा वर्ग की 5वीं बोली स्वीकार किया है। तो हम राजस्थान का अपना मैप देख लेते हैं। ये रहा हमारा मैप। राजस्थान के मैप में आपको एकदम दक्षिण हिस्से में देखना है। यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। माही नदी का क्षेत्र है यहाँ पर, और ये 2 जिले यहाँ पर पड़ते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ पर जो बोली बोली जाती है उसको वागड़ी कहा जाता है। अब आप देख सकते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को सम्मिलित रूप से वागड़ कहा जाता है, इसीलिए यहाँ की बोली क्या कहलाएगी? वागड़ी कहलाएगी। और इस पर गुजराती का बहुत अधिक प्रभाव है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा, क्योंकि राजस्थान के मैप में अगर यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर अगर डूंगरपुर और बांसवाड़ा आ रहे हैं तो उसके बाद क्या है? गुजरात राज्य है। तो जाहिर सी बात है इसके बाद यहाँ पर गुजरात है, तो इस पर गुजराती का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली जो बोली हमें देखनी है वो है निमाड़ी। तो निमाड़ी को जॉर्ज ग्रियर्सन किस में रखते हैं? दक्षिणी राजस्थानी में, और भोलानाथ तिवारी जी पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में रखते हैं। तो निमाड़ी जो निमाड़ क्षेत्र है वहाँ की बोली को निमाड़ी बोली कहते हैं। तो निमाड़ क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पर देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन जिलों में हमें निमाड़ क्षेत्र देखने को मिलता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को राजस्थानी उपभाषा वर्ग में रखा है और दक्षिणी राजस्थानी नाम दिया है। भोलानाथ तिवारी ने इसे पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में रखा है। निमाड़ी ओकार बहुला बोली है। तो ये मैं आपको लास्ट में एक पूरी लिस्ट तैयार करवा दूंगी कि कौन सी बोली किस वर्ग में आ रही है, कौन सी आकार बहुला बोलियां हैं, कौन सी ओकार बहुला बोलियां हैं। हरदेव बहारी जी ने इसको ठीक से वर्गीकृत किया हुआ है, तो वो मैं जब बोलियां खत्म करा दूंगी तो लास्ट में ये हम कर लेंगे। अभी के लिए अलग अलग जहाँ पे आपको जो मिले आप खुद भी एक लिस्ट बना सकते हैं कि ओकार बहुला में कौन कौन सी बोलियां हमने देख ली हैं। संत सिंगा जी की जो रचनाएं हैं वो भी हमें किस में देखने को मिलती हैं? निमाड़ी बोली में देखने को मिलती हैं। फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का ये जो हिस्सा है, ये आप देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये निमाड़ क्षेत्र है। ये हमारा मध्य प्रदेश रहा, और यहाँ पर खंडवा खरगोन जिले आते हैं, तो यहाँ पर निमाड़ी बोली का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, इसके बाद कुछ रहता है हमारा। तो निमाड़ी हमने देख लिया है, वागड़ी हमने देख लिया है, भीली को और देख लेते हैं थोड़ा सा। इस मैप को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये हमारा मैप है राजस्थान का, और इसके बाद यहाँ पर जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है खाली, यहाँ पर एमपी आ जाता है। तो राजस्थान और एमपी, देखिए यहाँ पर आपको भीलवाड़ा दिख रहा होगा एक जिला, चित्तौड़गढ़ दिख रहा होगा, प्रतापगढ़ दिख रहा होगा, और जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा झाबुआ और अलीराजपुर। तो झाबुआ और अलीराजपुर ये आ जाते हैं
मध्य प्रदेश में। ठीक, तो कुल ये पूरा बेल्ट है। यहाँ पर भीलों की जनसंख्या बहुतायत में पाई जाती है। तो चूंकि भील जनजाति यहाँ पर पाई जाती है तो उनकी बोली भी यहाँ हमें देखने को मिलेगी। तो उनकी जो बोली है उसे भीली कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ जो क्षेत्र है वो भीली बोली का भी हमें देखने को मिलता है। तो भीली बोली का क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में देखने को मिलता है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने भीली को कहाँ रखा है? राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत रखा है। भोलानाथ तिवारी जी ने हमें एक बोली का नाम और बताया था। हम वापस से अपनी लिस्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, निमाड़ी हम देख चुके हैं, भीली हम देख चुके हैं, सौराष्ट्री हमारी रहती है और बागड़ी भी हम देख चुके हैं। तो हम अपने इंडिया के मैप पे चलते हैं। ये रहा हमारा मैप और इस मैप में आपको दिख रहा होगा गुजरात वाला रीजन। ठीक है, तो गुजरात में एक भाग आता है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसी को भोलानाथ तिवारी जी ने सौराष्ट्री कहा है और राजस्थानी उपभाषा वर्ग की एक बोली उसे स्वीकार किया है। तो ये हमने देख ली हैं सभी बोलियां। राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत जो जो बोलियां शामिल की जाती हैं, मुख्य बोलियां 4 ही हैं: मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या जयपुरी, मेवाती, मालवी, और कुछ अन्य बोलियां भी हैं जो कुछ एक विद्वानों ने राजस्थानी उपभाषा वर्ग में शामिल की हैं। जैसे निमाड़ी को हमने जाना था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत शामिल किया है। भीली और सौराष्ट्री को भोलानाथ तिवारी जी ने शामिल किया है और वागड़ी को मोतीलाल मिनारिया जी ने शामिल किया है। तो ये कुल राजस्थानी उपभाषा वर्ग की 4 मुख्य बोलियां और 4 अतिरिक्त बोलियां जिनको कुछ ही विद्वानों ने राजस्थानी उपभाषा वर्ग में रखा है, इन्हें हमने देख लिया। उम्मीद है कि चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। जल्दी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखें।